पागल हैं? हट हट। ये देखिए स्टार्ट हो गया। मारो लो, मारो, मार दीजिए। ये देश मेरा बलिदान, ये जाया नहीं जाएगा। मारो सभी जगह से घेर के मारो। तुम सबको मेरे टारगेट पे सबसे शुरू से ही हो। ये तो ऐसे ही मेरे रास्ते में आ गया था, इसलिए मैं इन सब का ऐसा इलाज कर रहा हूँ। बताइए सर, भरत तिवारी गुंडा थे। कि मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, क्या मैं उस वक्त भी यही कह दूंगा कि मर गया तो मर गया? लेकिन बिहार पुलिस ने ये कारनामा किया और भरत तिवारी नाम के एक शख्स को, जो कि अपराधी भी नहीं था, उस पर 5-5 गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। इनकाउंटर नहीं है, एक मैंने ठंडे दिमाग से की गई हत्या है। बोल रहे हैं हमारा तो निकलेगा, पैसा लेके घूस लेके सारा गोलियां नहीं निकलेगा। कि हम पर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम छोड़ दें, उसको कैसे छोड़ दें? जिन लोगों ने गोली चलाई और निहत्थे को मार गिराया, वो हत्या के दोषी हैं। उन पर हत्या का फौजदारी मुकदमा चले। यदि बिल्कुल यही परिस्थिति किसी राजनीतिक परिवार के सदस्य से जुड़ी होती तो क्या पुलिस की प्रक्रिया और कार्यवाही वही रहती जो अभी हुई है? कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। एक तो पहले मैं इस बात को खारिज करता हूं कि उस लड़के का, भरत तिवारी का एनकाउंटर, उसकी हत्या की गई। तो पहले आप लड़िए और अपने आप दुनिया आपके साथ है। आज दुनिया आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग लड़ रहे हैं तो आ रही है ना। ऐसे ही से लड़ाई को बड़ा कर दिए, इंसाफ मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति, आप में से, हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं, तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। मैं आप पत्रकार महोदय से, मीडिया से एक निवेदन करूंगा कि इस हत्या को बार-बार एनकाउंटर का नाम ना दें। क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इस देश का संविधान है सर। अगर एक आतंकवादी भी, एक टेररिस्ट भी अगर सरेंडर करना चाहेगा ना सर, तो उसको सरेंडर करने दिया जाएगा। 2 साल की एज में सिर्फ स्कूल नहीं, KH टाइनी टॉट जामुल में बच्चे सिर्फ ABCD नहीं सीखते, बल्कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन भी डेवलप करते हैं। फन लर्निंग एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स, केयरिंग टीचर्स और एक जॉयफुल एनवायरनमेंट जो हर चाइल्ड को कंफर्टेबल फील कराता है। यहाँ लर्निंग प्रेशर नहीं, एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। एडमिशंस आर नाउ ओपन। KH टाइनी टॉट जामुल, गिव योर चाइल्ड द परफेक्ट स्टार्ट फॉर अ ब्राइटर टुमारो। बिहार में इन दिनों एक नाम सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि एक बहस, एक आंदोलन और एक भावनात्मक प्रतीक बन चुका है। भरत भूषण तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे भरोसा 24, सच्ची बात भरोसे के साथ। बिहार के 26 साल का एक युवा, जिसकी मौत के बाद बिहार की राजनीति, समाज और प्रशासन के गलियारों में भूचाल आ गया है। कई लोग उसे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाला नौजवान बता रहे हैं, कई लोग उसे गरीबों का साथी कह रहे हैं और उसके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग तो उसे बिहार का भगत सिंह तक कहने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भरत भूषण तिवारी की मौत ने पूरे बिहार को इतना बेचैन क्यों कर दिया है? वहीं सोशल मीडिया पर भरत भूषण तिवारी का वीडियो बनाकर उसे पूरा देश याद कर रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव से निकलकर सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले भरत भूषण तिवारी ने बाढ़, गंगा कटाव, भ्रष्टाचार, विस्थापन और गरीबों की समस्याओं को अपनी आवाज बनाई। गांव-गांव में लोग उसके वीडियो देखते थे। युवाओं के बीच उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी।
कई लोगों को लगता था कि यह लड़का सिस्टम से सवाल पूछने का साहस रखता है। शायद यही वजह है कि उसकी मौत के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में पोस्टों की बाढ़ आ गई और देखते ही देखते भरत भूषण तिवारी एक नाम से बढ़कर एक प्रतीक बन गया। 17 जून 2026 वह दिन जिसने पूरे बिहार को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ पुलिस और एसटीएफ का दावा, दूसरी तरफ परिवार और समर्थकों के आरोप। पुलिस कहती है कि कार्रवाई कानून के तहत हुई, जबकि समर्थकों का आरोप है कि अगर भरत ने हथियार छोड़ दिया था और सरेंडर कर दिया था तो फिर गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। यही सवाल आज बिहार के गांवों से लेकर शहरों तक गूंज रहा है। भरत तिवारी की मौत के बाद बिहार में एक भावनात्मक माहौल बन गया है। कई युवा उसकी तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग उसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला चेहरा बता रहे हैं। कई जगहों पर लोग उसकी तुलना शहीद-ए-आजम भगत सिंह से भी कर रहे हैं। हालांकि यह समर्थकों की राय है, लेकिन इतना जरूर है कि भरत की मौत ने युवाओं के एक बड़े वर्ग को झकझोर दिया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सवाल पूछना गुनाह है? क्या व्यवस्था से जवाब मांगना अपराध है? और अगर कोई कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो क्या उसे अदालत तक पहुंचने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इस पूरे मामले ने बिहार पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल और कई धर्माचार्य इस घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके अनुसार यह मामला एक सामान्य एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या जैसा प्रतीत होता है और इसकी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हालांकि यह उनका व्यक्तिगत कानूनी मत है, जबकि दूसरी ओर पुलिस का पक्ष इससे अलग है और वह अपनी कार्रवाई को नियमों के अनुरूप बता रही है। यही वजह है कि अब लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच सामने आ सके और सभी सवालों के जवाब मिल सके। आज भरत भूषण तिवारी नहीं है, लेकिन उनकी मौत के बाद उठे सवाल जिंदा है। एक माँ के आंसू जिंदा है, एक पिता की पीड़ा जिंदा है, एक गांव की बेचैनी जिंदा है और बिहार के लाखों युवाओं के मन में उठ रहा सवाल भी जिंदा है। आखिर उस दिन सच में हुआ क्या था? कि मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, क्या मैं उस वक्त भी यही कह दूंगा कि मर गया तो मर गया? नहीं कह सकते हैं भैया आप इस तरीके से। आपको उस परिवार की वेदना को नहीं समझना है, एक बात है, नहीं समझी, पर कम से कम जले पे नमक छिड़कने का कोई अधिकार नहीं है। मांझी के बयान पर क्या कहें कि मारा तो मारा? कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत हुई? निंदनीय, निंदनीय। मेरे सहयोगी हैं, सम्मानित हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, बट इस तरीके से नहीं। एक बिहारी, और बिहारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति की हत्या की जाए, भले वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, वो देश के किसी भी कोने से आता हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आप नहीं बोल सकते हैं कि मर गया तो मर गया। आपको अगर उस परिवार का दर्द का एहसास नहीं है तो उस पर नमक छिड़कने का भी कोई अधिकार नहीं। मेरे सहयोगी हैं, मैं मानता हूं कि इसको एक राजनीतिक रंग भी मेरे बयान से शायद दिया जाएगा कि गठबंधन के भीतर दरार, पर आप ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते। आज अगर मैं उनके बयान का समर्थन करूं या संरक्षण करूं तो मैं उस परिवार से कभी आंख नहीं मिला पाऊंगा, या किसी भी उस परिवार के व्यक्ति से आंख नहीं मिला पाऊंगा जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को ऐसी हिंसा, हत्या में खोने का काम किया है। मेरा भी परिवार है, कल को भगवान ना करे कि मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, क्या मैं उस वक्त भी यही कह दूंगा कि मर गया तो मर गया? नहीं कह सकते हैं भैया आप इस तरीके से। आपको उस परिवार की वेदना को नहीं समझना है, एक बात है, नहीं समझी, पर कम से कम जले पे नमक छिड़कने का कोई अधिकार नहीं है आपको। अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई है। मैं बिहार सरकार की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से भी, मेरे ही गृह जिले से वो आते थे। हमारी दिल्ली प्रदेश कमेटी ने सुनिश्चित किया कि परिवार को उचित न्याय मिले,
कानूनी स्तर पर भी परिवार की मदद दिल्ली प्रदेश के द्वारा की जा रही है। हमारे सांसद राजेश वर्मा जी वहां पर गए, पार्टी की तरफ से भी आर्थिक मदद की गई, बिहार राज्य की तरफ से भी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की तरफ से भी परिवार की मदद की गई। पर सोच सिर्फ ये मदद करने का ही नहीं है, परिवार को न्याय दिलाने का है जिसने सदस्य को खोया। हम लोग आर्थिक स्तर पर तो जरूर उनकी मदद कर सकते हैं, बट उस भावना को हम लोग शायद ही कभी समझ पाएंगे जो अपनों को खोने के बाद परिवार को पीड़ा होती है। सोच बस उनको भावनात्मक स्तर पर भी हौसला बढ़ाए रखने की है, ये प्रयास हम लोग जरूर कर रहे हैं। थैंक यू भाई। भारतीय न्याय व्यवस्था और भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई अपराधी सरेंडर कर देता है अर्थात आत्मसमर्पण करता है तो उस पर गोलियां नहीं चलाई जाती, लेकिन बिहार पुलिस ने यह कारनामा किया और भरत तिवारी नाम के एक शख्स को, जो कि अपराधी भी नहीं था, उस पर 5-5 गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। गैर इरादतन हत्या 304 और इरादतन हत्या 302 उन प्रशासनिक अधिकारियों पर चलनी ही चाहिए और जिन्होंने उनको ऑर्डर दिए हैं, चाहे वो कोई भी नेता क्यों ना हो, वो भी उस हत्या का दोषी है और उस पर भी उसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। तभी भारतीय संविधान और भारतीय न्याय व्यवस्था पर समाज का जो ढलता विश्वास है वो फिर से स्थिर हो पाएगा। आगे से कोई भी अपराधी जिसने अपने जीवन में अपराध नहीं किया हो, शस्त्र उठाता हो तो वो शस्त्र त्यागेगा नहीं, क्योंकि उसे भरत तिवारी याद आएगा। तो मैं समझता हूं कि ये इनकाउंटर नहीं है, एक मैंने ठंडे दिमाग से की गई हत्या है। इनके पिताजी गए थे सुबह ही थाने में, बैठा करके अरेस्ट करके रखा कि नहीं जाने देंगे, और आकर के हम मर्डर कर दिया। ये बताने गए थे कि मेरा बच्चा जो है मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त हो गया है। लड़का नौजवान जो है पिस्तौल फेंक दिया, इसके बाद गोली चलाना, हत्या करना है। पैर में गोली मारा, पेट में गोली मारा। क्या मामला है भाई? 4-5 गोली मारा है। आप आइए, यही मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, यही अपराधियों को ठीक कर रहे हैं। बलात्कारी सीधे घूम रहे हैं। हॉस्पिटल जो है, मैंने बेगूसराय में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार। उसके गुप्तांग में मैंने बुलेट और ये जो है मैंने गोली और कंकड़ पत्थर ठूंस दिया था, और डॉक्टर लोग जो है बराबर टरका रहे थे कि जाओ घर जाओ, ठीक हो जाएगी। 3 बार गई। ये डॉक्टर लोगों का था कि मैंने जवाबदेही कि पुलिस को बुला करके उसका बयान दर्ज करवाते। तो ये लोग खुला घूमेंगे, जिसके यहाँ AK-47 पकड़ा जाएगा, खुला घूमेगा। और जो सरेंडर कर दिया नौजवान, उसको आप गोली मारिएगा। आए थे मसाढ़ में, कहा कि ठोक दो। मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होती है? मुख्यमंत्री लगता है कि कोई माने गुंडों की सरकार चल रही है। अच्छा, आप खुद सांसद हैं, मतलब आप खुद ही पावर में हैं, आप क्या करेंगे ये बता दीजिए। हम तो मांग कर रहे हैं, आप भी तो पावर में हैं। पावर बिल्कुल पार्लियामेंट में उठाएंगे, सड़क पर उठाएंगे। और हम लोगों ने मांग किया है कि 302 का मुकदमा चले उन पर, जो लोग इस घटना में हैं, और 50 लाख का मुआवजा दे सरकार इनके परिवार को, और सरकार के एक सदस्य को नौकरी दे, सरकारी नौकरी दे। कि हम पर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम छोड़ दें, उसको कैसे छोड़ दें? तो पुलिस मारा जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई आदमी मारा जाए या अर्ध रूप में उनको अगर इंजर्ड किया जाए तो बहुत खराब। वहाँ पर पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की है। सर, बिहार ADG ने माना है कि जो भोजपुर में काउंटर हुआ है उसमें पुलिस से चूक हुई, गलती हुई। देखिए, आप लोगों को ले जाना चाहते हैं अरवल गोली कांड में। अरवल गोली कांड में 21 आदमी मारे गए थे। आज जिस प्रकार से हो रहा है कि पुलिस की चूक है, उस समय भी यही हो रहा था कि पुलिस बहुत धांधली किया है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, वो आ रहे थे। हो सकता था कि बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार, विनेशी द्विवेदी की सरकार खत्म हो जाती। हम उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे, राज मंत्री दिलकेश्वर बाबू मंत्री थे, कोई दूसरे विभाग के, उनको कहा गया था जाने के लिए। वो आए यहाँ, सब लोगों ने कहा कि पुलिस ने बर्बरता दिखलाई है, लेकिन जीतन मांझी की खोपड़ी उल्टी पड़ी। वो वहाँ गया, जांच किया तो लगा कि एक शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी जो ADM रैंक का था, उसके घर के सामने 3 फीट पर दीवार दी जा रही थी। उस दीवार को पुलिस प्रशासन ने तोड़ने का काम किया। फिर उसके बाद नक्सलियों ने आकर के वहाँ जबरदस्ती लगाना चाहा दीवार, और उस पर कासवान, उसमें थे CR कासवान करके SP ने गोली चलाई, 21 आदमी मारे गए। सब लोग यही कहा कि
पुलिस फायरिंग बहुत खराब है, गलत हुआ। लेकिन हमने कहा कि एक शेड्यूल कास्ट की इज्जत बचाने के लिए ये काम हुआ है, गलत नहीं हुआ है। तो सब कोई कर जीतन मान जी को उल्टी खोपड़ी। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह हमारे रिपोर्ट पर 2.5 पन्ने का रिपोर्ट हमने लिखा था, 500 प्रतियां बनाई गई थी और न ज्ञानी जैल सिंह आए, न बलराम जाखड़ जी आए और न विनेश दुबे की सरकार गई। सी सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने सराहा कि एक अच्छा रिपोर्ट आपने दिया कि आज हम लोग वंचित हो गए, चीज हो गए। वही बात वहाँ का मामला है। मैं कहता हूँ कि हम पर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम छोड़ दें, उसको कैसे छोड़ दें। और इसका नतीजा हुआ कि बहुत से ASI और लोग, पुलिस लोग मारे गए हैं। तो पुलिस मारा जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई आदमी मारा जाए या अर्ध रूप में उनको अगर इंजर्ड किया जाए तो बहुत खराब। तो मैं समझता हूँ दुनिया लोग कह रहा है, कहते रहे। हमारा कहना है कि वहाँ पर पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उन्होंने न्यायिक जांच गठित कर दिया है। अब इसके बाद किसी को कहने का क्या उचित है। मैं समझता हूं कि आपको भी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था। इनकाउंटर है ही नहीं। इनकाउंटर मतलब ये होता है कि उधर से गोली चलती है, जवाब में पुलिस इधर से। किसी भी व्यक्ति को हरसठ गोली मारने का अधिकार नहीं है। उस पर भी वही आरोप लगेगा हत्या का, जैसे कि आप किसी को गोली मारेंगे। तो जिन लोगों ने गोली चलाई और निहत्थे को मार गिराया, वो हत्या के दोषी हैं। उन पर हत्या का फौजदारी मुकदमा चले। हम इतना ही कहेंगे कि इसमें न्याय होगा। क्या हुआ कि हमको लोगों ने वीडियो भेजा, हमको लोगों ने, यहाँ की जनता ने वीडियो भेजा। वो लाइव वीडियो था। उस लाइव वीडियो में यह हम देखे कि वो लड़का कुछ कह रहा है और हाथ में पिस्तौल है। उसके बाद वो लड़का वो पिस्तौल फेंकता है पुलिस की तरफ। अब पुलिस उसको ले लेती है, कहता है ये लीजिए पिस्तौल। अब पुलिस ले लेती है और उसके बाद फिर कहता है कि हाँ ठीक है, हमको ले चलिए। इतना तक वो लाइव वीडियो में है। अब उसके बाद गोली मारी गई। तो प्रथम दृष्टया इससे लगता है कि ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। तो इसका कानूनी कार्रवाई होगी, ये आप लोग सुनिश्चित रहिए। कानूनी कार्रवाई क्या कहता है? इस प्रकार का कहीं कोई घटना होता है तो उसका तुरंत इंक्वेस्ट होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, तुरंत FIR होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होगा। अभी हमारी बात हुई जो पुलिस के पदाधिकारी हैं उनसे, ये सब होगा। और आप लोग सुनिश्चित रहिए। हमने माताजी को कहा है कि साहब हम हैं, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए, वो कानूनी कार्रवाई होगी। ये भी बताया गया हमको, परिवार के लोग बता रहे थे कि हम लोग सब पर क्रिमिनल केस कर दिया गया है। तो हमने DSP साहब से कहा है कि हम क्रिमिनल केस जो किया उसका एक कॉपी हमको दे दे FIR का, ताकि हम देख लें कि किस आरोप में क्रिमिनल केस किया गया। हमने यह भी कहा कि जो मारा गया, हत्या जो हुआ, उस हत्या का भी FIR हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि हुआ है, तो उसका कॉपी भी हमने कहा है। और उसकी माताजी आवेदन लिख करके भी दे रही हैं कि उसका कॉपी आ जाए। तो आप लोग ये सुनिश्चित रहिए कि कानूनी कार्रवाई इसमें होगी। साथ ही साथ सरकार ने इसकी न्यायिक जांच का भी घोषणा कर दिया है। हाँ, जो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, न्यायिक जांच हो रहा है। हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज करेंगे। लेकिन ये न्यायिक जांच हमारा यही कहना होगा कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म चाहिए। नहीं कि हाँ 6 महीना साल भर चले, मैक्सिमम आप 30 दिन या नहीं तो 60 दिन में आप कंप्लीट मानते हैं हत्या। इनकाउंटर है ही नहीं। इनकाउंटर मतलब ये होता है कि उधर से गोली चलती है, जवाब में पुलिस इधर से मारती है। आप कानून जानिए। कानून यह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी सरकारी कर्मचारी को या पुलिस को, किसी को हरसठ गोली मारने का अधिकार नहीं है। उस पर भी वही आरोप लगेगा हत्या का, जैसे कि आप किसी को गोली मारेंगे। तो पुलिस गोली कब चला सकती है? पुलिस गोली तब चला सकती है जबकि उस पर गोली चलाया जाए, सेल्फ डिफेंस में चला सकती है। या पुलिस ये कोई नाजायज इलीगल गैदरिंग को, नाजायज मजमा को डिस्पर्स कर रही होती है, तब फायरिंग करती है। ऐसा इसमें कहीं कोई
कोई भी नेता का लड़का होता, पहले अपने वीडियो और फोटो नहीं देखे क्या? नेता के लौंडे ने उठाया और फायर खोल दिया हवा में या पुलिस के ऊपर, तो क्या पुलिस ने एनकाउंटर किया पिछली बार? भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस जो है उसका असली आखिर में सच है क्या? बहुत सारे लोगों को लगा कि इस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। भाई कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना जब तक आपके पास पूरी जानकारी ना हो, जब तक कुछ तो इंक्वायरी करेंगे, कुछ तो लोगों से पूछेंगे। क्या मुझे आपको लगता है दुख नहीं हुआ? क्यों नहीं होगा? एक जवान लड़के के साथ अगर कुछ भी होता है तो दुख नहीं होगा? भारत का यूथ है, वो हमेशा से उठाते हैं, आगे भी बोलूंगा, लेकिन पहले पक्ष तो समझ ले, सारा कानून तो समझ ले पहले। इस एनकाउंटर वाले जो मामले में पुलिस का कहना क्या है? पुलिस का कहना क्या है कि जब तत्काल खतरा होता है, जबकि परिवार का दावा बिल्कुल अलग है इससे। तो ऐसे मामले में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तथ्य, कानून और निष्पक्ष जांच, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ बवाल करना मैटर नहीं है, लेकिन सवाल वो होना चाहिए जिसका जवाब देने के लिए कोर्ट में इनको खड़ा होना पड़े, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। अगर किसी पुलिस अधिकारी की जान को तुरंत खतरा होता है तो भारतीय न्याय संहिता की बीएनएस की एक निजी प्रतिरक्षा, जिसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बोलते हैं, उसके संबंधित प्रावधानों में उचित और अनुपातित बल प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। मतलब एक बैलेंस जो होता है कि अगर इमीडिएट थ्रेट हो रही है, सामने से अगर फायर हो रहा है तो उनको क्या करना है, इसमें बिल्कुल गाइडलाइन, इसको रूल ऑफ एंगेजमेंट भी बोला जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति जब वो सरेंडर कर रहा होगा या उसने सरेंडर कर दिया मान लीजिए, तो उसकी कानूनी स्थिति पूरी बदल जाती है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जो यूज के लिए जो है वो फोर्स के सिद्धांत नेसेसिटी और उसको बोलते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से होते हैं। मतलब कितना अनुपात में किस चीज का कितना उपयोग होगा, और लीगैलिटी अगर जो है उसमें अनिवार्य इतनी क्यों है, इतनी क्यों जरूरत है? क्योंकि घातक बल का प्रयोग सामान्यतः अंतिम विकल्प माना जाता है। आप कभी भी जब फायर खोलते हो तो दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, यही तो लिखा गया है। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 में एक एनकाउंटर डेथ्स की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। उसने बिल्कुल कहा कि इस हिसाब से हो गया। इसलिए जब मुद्दा आता है ना कि पुलिस वर्सेस फैमिली का, तो वो पुलिस वर्सेस फैमिली नहीं रह जाता है। असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बीएनएसएस प्रासंगिक आपराधिक प्रक्रिया संबंधित प्रावधानों का जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ह्यूमन राइट्स के जो जड़े उसमें पूरे के पूरे जो जड़ है उसको समझना पड़ेगा। उससे जुड़े हुए पूरे कानूनों का, दायित्वों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, यह बड़ा सवाल है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कानून के अनुसार कुछ सबसे बड़े ऐसे प्रश्न जो पूछे जाना जरूरी है, वो भी कहां पर? सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, वो पूछे जाना चाहिए। कहां पर पूछे जाना चाहिए? कोर्ट के अंदर। क्या एनकाउंटर से जुड़ी एफआईआर विधि अनुसार दर्ज की गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जो है वो जरूरी हो कि नहीं है? क्या घटना से जुड़े सभी आधिकारिक विवरण सही ढंग से दर्ज और सत्यापित किए गए हैं, उनको वेरीफाई किया गया है कि नहीं? क्या जो फॉरेंसिक के एविडेंसेस हैं, जो बैलिस्टिक्स की जो रिपोर्ट्स हैं, पोस्टमार्टम की जो फाइंडिंग्स हैं और जितने भी अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों की सुरक्षित रखकर उनकी जांच में शामिल किया गया है कि नहीं किया गया? क्या मजिस्ट्रेरियल या जुडिशियली इंक्वायरी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुरू की गई है कि नहीं की गई है? क्या सभी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को सुरक्षित रखे गए और हैं तो कहां पर वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा पुलिस को वहां पर? क्या संबंधित व्यक्ति और उसके परिवार के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया गया है, नहीं किया गया है? पूरा सब कुछ मजाक बना के रख दिया गया है। क्या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पहले से कोई भी मामला दर्ज था, और अगर था तो उसकी संख्या क्या थी और उसकी कानूनी स्थिति क्या है? क्रिमिनल था, सामान्य व्यक्ति था? इसकी क्या है ना, सोशल मीडिया के अलावा ये कोर्ट पर पूछे जाने वाली चीजें बहुत जरूरी है। क्या उसे कानून की नजर में अपराधी या आतंकवादी घोषित किया गया था, या यह केवल आरोपों की जांच के लिए एक विषय था? और एक व्यापक प्रश्न यह भी है कि यदि बिल्कुल यही परिस्थिति किसी राजनीतिक परिवार के सदस्य से जुड़ी होती तो क्या पुलिस की प्रक्रिया और कार्यवाही वही रहती जो अभी हुई है? यह आरोप नहीं है क्या, बल्कि कानून के समक्ष समानता के सिद्धांतों से जुड़ा एक वैध प्रश्न है मेरा। बिहार गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया है। अब जांच एजेंसियां और जो राज्य की प्राधिकरणों की जो जिम्मेदारी है कि वे निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करें तथा यह सवाल का जवाब तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दें। देश को आरोप नहीं, तथ्य चाहिए। पहले निष्कर्ष नहीं, सच्चाई चाहिए। हम लोग के 3 महीना के अंदर में जे मर लेगा, जी के फांसी होगी। मोदी जी का विश्वास बा, मोदी जी हमारा के साथ में जरूर हम वहाँ दिले बनी वोट, मेरा विश्वास। अब जो बा अपने आगे का सब केस भइल बा, सब पता चल जाए, सब दुनिया देखिए। अब हम क्या बता सकते? देखिए, ये सब सारी बातें जो हैं वो एफआईआर में हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में
एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया है। एक तो पहले मैं इस बात को खारिज करता हूं कि उस लड़के का, भरत तिवारी का एनकाउंटर, उसकी हत्या की गई और वहां जो DSP पदस्थापित हैं उन्होंने सारी साजिश रची और उस लड़के की हत्या की। मैं उस गांव भी गया था और मैं मांग किया हूं सरकार से कि उसको अवकाश प्राप्त जज नहीं, अवकाश प्राप्त जज को सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि फिर उनकी क्या हैसियत रह जाती है और सरकार के दबाव में न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए और पीड़ित परिवार को तुरंत 1 करोड़ रुपया उनके राहत के लिए घोषणा करना चाहिए। भरत भूषण तिवारी की प्रशासनिक हत्या के पश्चात कल बिहार के ADG लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार जी मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कई जानकारियां दी। जो प्रमुख जानकारी उनके द्वारा दी गई उसमें यह बताया गया कि 2 प्रकार की जांच की जा रही है। पहली जुडिशियल इंक्वायरी और दूसरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। जुडिशियल इंक्वायरी पटना हाईकोर्ट के जज के देखरेख में किया जा रहा है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो शाहबाद के जो DIG हैं उनकी देखरेख में वो और उनके निर्देशन में वो जांच पूरी की जाएगी। तो सबसे पहले जनसुराज का प्रश्न ये है कि क्या बिहार में बिल्ली को दूध की रखवाली का जिम्मा दिया गया है, और ऐसा इसलिए कहा गया कि इससे पहले बिहार पुलिस ने गलत तथ्य रखा कि वहाँ जो है सस्पेंशन हुआ है। सस्पेंशन उन लोगों का नहीं हुआ था जो इस एनकाउंटर या प्रशासनिक हत्या में शामिल थे। आज ऐसी सूचना आ रही है कि SDPO और SHO दोनों को निलंबित किया गया है या सस्पेंड किया गया है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। मेरा प्रश्न और जनसुराज का प्रश्न सीधा है। ये प्रश्न लगातार जनसुराज के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जनसुराज के वरीय नेता और अब जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी पूछ रहे हैं कि क्या किसी SHO या SDPO को ये अधिकार है या क्या ऐसा माना जा सकता है कि वो बिना वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश के इस प्रशासनिक हत्या को अंजाम दिए। क्या भोजपुर के SP को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? और जब ADG लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार जी ने मान लिया है कि चूक हुई है और आज आपने SHO और SDPO को सस्पेंड किया है, तो SP का सस्पेंशन क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहले। दूसरी बात, कैसे उसी प्रक्षेत्र के, शाहबाद प्रक्षेत्र के DIG इस मामले की प्रशासनिक जांच करेंगे और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे? जांच के दायरे में तो सबसे पहले DIG साहब हैं, उस क्षेत्र के IG साहब हैं, बिहार के DGP साहब हैं, बिहार के होम मिनिस्टर साहब भी हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के। भाई, अगर पुलिस की चूक हुई है और पुलिस ने इस जघन्य प्रशासनिक हत्या को अंजाम दिया है, तो DIG शाहबाद पर प्रश्न कैसे नहीं होगा? IG शाहबाद पर प्रश्न कैसे नहीं होगा? SP भोजपुर पर प्रश्न कैसे नहीं होगा? और बिहार के माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी पर प्रश्न कैसे नहीं होगा? यह बिहार की जनता को आप बताइए। दूसरा, एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कल भी ADG लॉ एंड ऑर्डर ने किया। अपने पहले उद्बोधन के पहले 5 सेकंड में उन्होंने किया कि भरत भूषण तिवारी का मुठभेड़। तो ADG साहब, शायद मुठभेड़ की परिभाषा आप भूल गए हैं। मुठभेड़ वो होता है जब सामने से अपराधी गोली चला रहा होता है और आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी गोली चलानी पड़े। खैर, जांच तो जब होगी तब होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया और उस लड़के ने अगर लाइव करके ये नहीं दिखाया होता कि उसने हथियार फेंक दिया है, तो पता नहीं कौन कौन सी मनगढ़ंत कहानियां आप लोग गढ़ते। आज इतने के बाद भी आप इसे मुठभेड़ बता रहे हैं। क्या भरत भूषण तिवारी कोई अपराधी था, चोर था, डकैत था, हिस्ट्री सीटर था? और अगर उसने आर्म्स लहराया या गोली हवा में चलाई तो उस पर आर्म्स एक्ट का केस हो सकता था, उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी। और आपने स्वयं कहा कि पहले के 2 दिन में जब पुलिस वाले गए थे और उस समय भी आर्म्स था, तो आपने उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? नहीं की। जब उसने अपना हथियार फेंक दिया तब उसे
4 से 5 गोलियां क्यों मारी गई और उसकी हत्या कैसे हुई, और दूसरा ये जांच कैसे निष्पक्ष हो सकता है जब उसी क्षेत्र के डीआईजी के देखरेख में यह जांच होगा जो खुद इस जांच के दायरे में है, जिनकी स्वयं की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह है। और एसपी की जांच डीआईजी करेंगे। रियलिटी यह है कि न्यायिक जांच के घेरे में बिहार के होम मिनिस्टर, बिहार के डीजीपी, डीआईजी साहबाद, आईजी साहबाद, एसपी भोजपुर और बाकी के वो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रशासनिक हत्या को अंजाम दिया है। तो ये आईवॉस से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले एसपी इस्तीफा दें, डीआईजी और बाकी के लोगों को का ट्रांसफर करें या किसी अन्य क्षेत्र के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनको इस जांच का जिम्मा दिया जाए और निष्पक्ष जांच हो। हम यही चाहते हैं, जनसुराज यही चाहता है। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, हम आ जाएंगे। हम जाएंगे, हाँ, हम आ जाएंगे, पहले आप जाइए तो। मेरे सामने गोली मारी गई थी। अरे मैं कैसे लिख के दे दूं आपको? आंदोलन ये आपको करना पड़ेगा, मैं आपके साथ हूँ, ये कर सकता हूँ मैं कैसे लिखूंगा भाभी? क्योंकि मैं तो देखा ही नहीं कुछ भी। नंबर मिल गया, नंबर दे दिया हो। एक आदमी, मेरा नंबर है। एक आदमी को आप लोग पढ़े लिखे लोगों को जिसको कानून पता है ना, उसको बोलिए, वो आपको विधि पूर्वक चाहे आंदोलन हो और चाहे अनशन हो, वो आपको हर चीज बताएगा ताकि बाकी लोग कोई नहीं, क्योंकि यहाँ के आंदोलन से कुछ नहीं होगा। यहाँ के आंदोलन सबको कुछ नहीं होने वाला। यहाँ सब अब यहाँ थाना में एफआईआर आया है तो कम से कम वहाँ बड़े लोग सुनेंगे ना, वहाँ बड़े लोग सुनेंगे ना, क्योंकि गांव के आंदोलन है भाभी। आपको इसको शहर तक ले जाना है तो आप खुद ही जाना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई खुद की है, समाज बाद में आता है, पहले खुद से लड़ना पड़ता है। तो पहले आप लड़िए और अपने आप दुनिया आपके साथ है। आज दुनिया आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग लड़ रहे हैं तो आ रही है ना। ऐसे ही से लड़ाई को बड़ा कर दिए, इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लड़ने से इंसान कुछ भी कर सकता है। आप लड़िए। अब सरकारें काम तो करती नहीं है। उस लड़के ने काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया तो उसने बंदूक उठा ली, और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति आप में से, हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है। ऐसे में जनता तुम्हें पापी राजा कहेगी। ये राजा तो बड़ा पापी है जो निर्दोष जनता को मारे डाल रहा है। शरण में आए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। हाँ, वो कोई बहुत बड़ा अपराधी होता, आतंकवादी होता तो फिर आप मारते, कोई मनाही थोड़ी थी। आतंकवादी को आप मारिए, अपराधी है, 10-20 मर्डर किए हैं, उसको मार डालिए, कोई दिक्कत नहीं। और कहा कि बेचारे को एक सोना का हनुमान जी पहने हुए लॉकेट, वो हनुमान जी का लॉकेट वो जा करके मतलब उसको बेच करके, और वो हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल ले आया, पिस्तौल ले आया। आखिर क्या कर रहा है? कोई हनुमान का, बचपन में उसकी माँ ने उसको हनुमान का लॉकेट पहनाया, वो लॉकेट बेच दिया, और आप कहते हैं कि वो अपराधी था। वो पुलिस के कर्मी कह रहे हैं कि अपराधी था। जिस पुलिसकर्मी ने भी अपराधी समझ करके उसको गोली मारने का काम किया, तुम कहाँ थे निकम्मे पुलिसकर्मी? उसके घर पर 2-2 दिन गए, हिम्मत था तो क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं दबोचा? जब उसने सरेंडर कर दिया फिर वो अपराधी कैसे? उसने कहा कि मुझे धोखा में मत रखना, अगर मेरी मांग पूरी होगी, इधर से बोल रहा है पूरी होगी, आपकी मांग को हम रखेंगे और आपकी मांग पूरी होगी। जब मांग पूरी होगी, हथियार उसने छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ के, ये वहां के ही ग्रामीण माता बहन बोल रही, हम लोग को लाठी चला करके खदेड़ दिया गया। कि उसकी माँ बोल रही है, उसकी भाभी बोल रही है कि हमको मारा गया, हमको खदेड़ करके पुलिस ने, और बिना, एक लेडी पुलिस थी उस समय जिसने कि खदेड़ करके, मार करके, झोटा पकड़ के माँ बहन को उधर करके, माँ और उसकी भाभी को, और उसके सामने में जब सरेंडर करता है तो सामने में, जब वहां की गरीब जनता के सामने में 4 गोली उस समय उन्होंने कहा कि 4 गोली की आवाज आप लोगों ने सुना, और उसको तब घसीट करके और करके उसको मारा। तो मारा, कौन सा हत्यारा था वो? कौन सा बड़ा अपराधी था जो उसको
तुमने कहते हो कि हम पैर में मारे, क्या बहादुरी किए? पैर में मारे तो पेट में गोली कहां से आ गया? पैर में मारे क्यों मारे? जब सरेंडर कर गया। तुम बहुत बलवान पुलिस थे तो उसको पकड़ करके खींचते, पकड़ लेते, गिरफ्तार करते और मारते, शूट करते। ये बुरी तरह से वो दोषी पुलिसकर्मी जो लोग गए थे वहां, वो हिंसक है, अपराध को बढ़ावा दिया है, जिससे जनता में अविश्वास की बात और गिर गई। संदेह नहीं, आम जनता अगर वो वीडियो नहीं लाता तब तो आज पुलिस को अपने आप को कहता कि हम सही किए हैं। अरे वो वीडियो सार्वजनिक हो गया है, उस पर जज भी देख रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के जज भी देख रहे हैं। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के भी कई बड़े बड़े लॉयर से बात हुई है, कई बड़े कुछ जज से भी बात हुई है, कुछ रिटायर्ड जज से बात हुई है। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति कभी मैंने नहीं देखा था, जिसको मारा गया है वो इतना सभ्य। हम लोगों को शुरू में लगा कि बहुत बड़ा कुछ बात हुई हो, लेकिन सारे वीडियो जब करके आ रहे हैं तो सारी स्थिति साफ हो चुकी है। मुझे लगता है कि बिना विलंब किए हुए, मैंने परसों भी कहा था, मैं 22 तारीख को पहले जाने वाला था, लेकिन सारे कार्यक्रम को रद्द करके मैं 20 तारीख को ही वहां गया और वहां से मुझे भागलपुर रात में मैं 2 बजे 3 बजे रात में पहुंचा। कल मुझे कार्यक्रम था, कार्यक्रम करके मैं सीधे वहां से आ रहा हूँ, रास्ते में आपसे प्रेस के साथ मिल रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि 2 बात मुख्य रूप से है कि आपने उच्च स्तरीय जांच बैठा दिया है, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी किस जस्टिस का क्या नाम है, और न्यायिक आयोग जो है, न्यायिक वो जो भी है उसकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी होंगे, उसका नाम सार्वजनिक रूप से आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। जिनको भी आपने, जिनके नेतृत्व में आयोग बैठा है, उनका नाम आ जाना चाहिए, तो आपको और संदेश अच्छा जाएगा। और साथ साथ पहले इन चारों को, अब आज कितने घंटे, 24 गुना 48 या 72 घंटे से भी ज्यादा होगा, तो इन चारों पर जिसको आपने सस्पेंड किया है, इन चारों को पहले पूरी तरह से इनको हथियार इनसे जब्त करके और उनको जेल के अंदर पहले डाल दिए, एफआईआर करके पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कह रहा हूं वहां के और बिहार के पुलिस मंत्री कि ये कानून को हाथ में इसने लिया है। अगर कानून को हाथ में लिया और उसको न्याय नहीं मिला तो आप एक भी नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचोगे पुलिसकर्मी, एक भी नहीं बचोगे। तो दुकान खोल, हमारी पुलिस की छवि बहुत अच्छी बिहार में रही, वर्षों से, महीनों से पुलिस ने बहुत हिम्मत करके और यहाँ काम किया, अपराधियों का भी सामना किया। पुलिस की छवि बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन पुलिस की छवि बर्बाद करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग और शासन और प्रशासन को बदनाम करके और बिहार सरकार को और भारत सरकार पर उंगली उठाने वाला इनका, ये विपक्ष के लोगों को कभी कुछ मिलता है? अब ये कभी इन्होंने अपने राजपाट में किया? मुझे याद है उस घटना के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और आपकी जानकारी के लिए, आप नौजवान लोग हैं, पत्रकार मित्रों, मैं और सुशील मोदी, यही हिंसा गोलीकांड हुआ था नालंदा जिला में, और वहां पर निर्दोष को मारा गया था, पिछड़ा, और हम लोग गए वहां पर, हजारों की सभा थी, और दूसरे दिन हम लोगों ने कहा गांधी मैदान चलो, और विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में वो गांधी मैदान में हजारों लोग वहां के आए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री जी, कर्पूरी जी गए थे दिल्ली, और दिल्ली से प्लेन से आकर के और वो सीधे पाटलिपुत्रा आए, और वहां जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस के मकान पर उनको गाड़ी पर बैठाया, फाइल में साइन करते और पहुंच गए वो अपना बाजार वहां गांधी मैदान में। और अपना बाजार में पहुंच के हम लोग जो जुलूस निकाल रहे थे, सरकार के विरोध में बोल रहे थे, वो कांपते हुए आके कर्पूर जी उस जुलूस में सम्मिलित हो गए, और कई देर तक वो साथ में चलते थे। और उन्होंने वही घोषणा किया कि हम यही जज साहब आए, इनके यहाँ न्यायिक जांच का आपकी मांग है, हम न्यायिक जांच बैठा दिए, और जो दोषी है उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है कि जल्दी से जल्दी 24 घंटा में उसको गिरफ्तार करिए, और जो न्यायिक जांच कहेगा हम वो कर देंगे, ये आपको विश्वास है। उन्होंने भूमिका अदा किया। इसलिए बिहार में एक नहीं, दर्जनों उदाहरण है
कि पुलिस की न्यायिक जांच की रिपोर्ट बाद में आए दे रहे कैसे हुआ इस घटना का पूरा निष्पक्ष जांच और पूरी तरह से पारदर्शिता रखते हुए इस जांच को कैसे उसने हथियार पकड़ा, क्या कारण था, किसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, ये पूरी जांच में आना चाहिए। कौन कौन पदाधिकारी उसके निर्दोषी है कि एक बच्चे को हथियार पकड़ना पड़ गया और फिर हथियार पकड़ने के बाद, हथियार सरेंडर करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई एक निर्दोष का। और उसकी माँ बाप को, और सुना है कल उसकी माँ बाप डर रहे थे भाई कि हम लोगों पर, उसके पिताजी ने कहा कि मुझे थाने में मैं गया था सूचना देने, भाई आज मेरा बेटा बाहर निकल गया है, जल्दी से उसको कोई तरह से, और आप थाना में बैठा करके शाम तक, यहाँ तक कि उसको गाड़ी से घर भेजा, उसकी बहू, बड़ी वाली बहू जब मार दिया गोली तो बड़ी वाली बहू दौड़ते हुए जाती है थाना में, बाबा मार देना, और उसके बाद आपने उस औरत को बिना पुलिस लगाए आपने उसको खदेड़ के भगा दिया थाना से। फिर रोते चिल्लाते वो आ गई बहू, एक सब घर की महिला थी, गरीब थी तो क्या, वो भी आपके हवलदार की बहू थी, हवलदार की पुत्रवधू थी। आपने उसको, उस पुलिस ने, किसने उसको थाने से भेजा, फिर इसको गाड़ी में बैठा करके इसके घर के पास ला करके, कोई टेलीफोन आता है कि नहीं उसको फिर भीतर लाओ, और फिर वो वापस चला, उसको पुलिस ले आकर के थाने पर ले आती है। कौन सा अपराधी था उसका बाप, किस अपराध के लिए वो गया था, वो मतलब रिटायर्ड हवलदार था, वो आपने क्यों इस प्रकार का काम किया? कि कौन लोग हैं, किसने थाना पर टेलीफोन किया, किसने उसको पकड़ करके जब वो ले गया था, किसने उसकी बहू को, वो रोते हुए अपने पिताजी को बिलखते हुए जा करके कह रही थी। ये सारी चीज घटना का जांच का क्रम, एक एक चीज आएगा, जो जो दोषी होंगे, चाहे जितना बड़ा भी आदमी हो, जिसने भी टेलीफोन किया होगा, जिसने भी इस घटना का अंजाम देने के लिए कहा होगा, चाहे वो सफेद पोस्ट हो, चाहे वो पुलिस के कर्मी वर्दी वाले हो, उनकी वर्दी उतारी जाए। जनता के सामने ये गलत अपराध करने वाले को हम लोगों, हम जेपी आंदोलन के सिपाही हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ लड़ते रहे हैं, और जेल में यातना भी सही है, जेल में यातना भी सही, गर्भ सलाखे से दागी 6 महीना अस्पताल में, पीएमसीएच में मौत और जीवन के साथ हमने संघर्ष किया। उसी भ्रष्टाचार, मैं भी नौजवान था उस समय, 22 साल का लड़का था, अगर उस नौजवान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, बहुत हम पुरस्कार देते हैं उस नौजवान को। और मैं तो कहता हूं उस शहादत की पंक्ति में खड़ा, वो शहीद हो गया, हर युवाओं के प्रेरणा का स्रोत बन गया, उसने शहादत वो हुआ, उसका कोई दोष नहीं, उसका दोष यही है कि भ्रष्टाचारी पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लिए, वहां उसको बचाने के लिए, और पानी जो उसको गंदगी का पानी मिल रहा था, तो चापाकल 2 गड़ा था, आज भी चले जाइए क्या स्थिति। तो मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से और हमारे केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय गृह मंत्री, मैं सबके, और मुख्यमंत्री जी से मैं जानता हूं कि बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार कभी भी अपराधियों के सामने नहीं झुकती, चाहे वो पुलिस कितना भी बड़ा क्यों नहीं, लेकिन ये वक्त देने की जरूरत नहीं है। इससे सरकार की इमेज को कहीं विपक्ष के लोग हवा दे रहे हैं, ये विपक्षी लोग जगह जगह, इनको करनी तो कुछ नहीं है। पहला दिन क्यों नहीं गए थे, इसलिए कि अश्विनी चौबे का इंतजार कर रहे थे। कौन मना क्या, अभी भी विपक्ष का नेता गया है वहां पर, गया विपक्ष का नेता, बोलिए आप लोग, कब गया था? अरे परसों गया था, विपक्ष का नेता कहाँ है? माल बनाओगे तुम, विपक्षी नेता बनते हो, विधानसभा में विधानमंडल का दल अध्यक्ष, उसका पेमेंट किसको, पैसा किसको मिलेगा? कहीं विदेश तो गए हो, यही हो ना, तो कहाँ छिपे हुए हो? क्यों न गया? इसलिए कि ब्राह्मण था, हमको हमारा वोट बिगड़ जाएगा। हम ब्राह्मण था, वो गरीब ब्राह्मण था, इसलिए उसके घर पर नहीं गए। अभी कोई और, माफ करिएगा, मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला हूं। मैंने वही आरा में 7 दिन तक अनुसूचित जाति को गोली मारा गया था, इसी राजद की सरकार में, और मैं और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, मैं और सुशील जी 8 दिन तक बीच सड़क पर आरा के, उस बीच सड़क पर शाहपुर में इटवा गोलीकांड, आप बोलिए इटवा गोलीकांड किसके राजपाट में हुआ था, कौन लोग थे? और उस समय हाथ
किसने गोली मरवाने का काम किया था या नहीं किया था, या किसके भड़काने पर हुआ, लेकिन अनुसूचित जाति को गोली लगी। आज मेरे बारे में कई लोगों ने कहा, पता नहीं कुछ लोगों ने, कई लोगों ने नहीं, एक आध मुट्ठी भर एक आध लोगों ने मैसेज दिया कि ये पिछड़ों की सरकार है, ये अश्विनी चौबे ब्राह्मण होकर के। अरे, और मैंने उस दिन ये कहा, ये पर्स उठा रहा था, मैंने कहा हाँ, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ऐसा छुट्टा राजनीतिक नहीं हूं, मैं जो कहता हूं वही करता हूं, और मैं न किसी को डराता हूं और न मैं डरता हूं। और मेरे लिए पद कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा कभी भगवान ने ऐसा दिया, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, क्या कहूंगा, मैंने अपराध किया है। और मैंने ये बात वहां पर जब लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया, कुछ प्रेस के मित्रों ने और कुछ बाहर के लोगों ने, तो मुझे ये कहना पड़ गया, इसलिए माफ करिएगा, मैं वैसे लोगों में नहीं हूं। चाहे राजपाट पे जो भी दोषी होगा, जहां भी इस प्रकार की घटना घटी है, और मैं एक घटना नहीं, सैकड़ों घटना में, चाहे वो गया में घटा हो, जहानाबाद में घटा हो, नक्सलवादियों के द्वारा घटा हो, बेलदौर में, वहां क्या नाम है, अटल जी जहां गए थे हाथी पर, बेलची, मैं कहां नहीं गया हूं। ऐसा एक भी कांड बिहार में नहीं हुआ है जहां मैं नहीं गया हूं, गरीबों के घर, पिछड़ों के घर पर, अनुसूचित जाति के घर पर। इसलिए ये अनुसूचित जाति और पिछड़े लोग, कुछ लोग इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड कराना चाहते हैं, ये विपक्ष के लोग, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैंने कहा विपक्ष के नेता कहां गए विपक्ष के नेता। अभी एक माफ करिएगा, एक अगर कोई दुर्भाग्य से कोई अगर उसी प्रकार से, मैं फिर कह रहा हूं, माफ करिएगा, शब्द इसलिए निकाल दो क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण था, इसलिए कोई बड़े नेता वहां जाने से डर रहे, हिचक रहे हैं। पहले जब तक परसों मैंने घोषणा नहीं किया, कोई नेता वहां नहीं पहुंचने का हिम्मत कर रहा था, अलग कोई बोल रहा था, कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा था। जब देखा रे चौबे जी बोल दिए, वो पहुंच रहे, तो परिवार के लोग, गांव के लोग सब बोल रहे। भाई आपको कौन मना किया था? आप यहाँ से पटना से 70 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा होगा, ये कितना लीटर तेल लगेगा? अब विपक्ष के नेता बनते हो, कमरे में बैठ करके अयासी करते हो और ऐश मौज करते हो, क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण का बेटा मारा गया है जो गरीबों के लिए लड़ रहा था, पिछड़ों के लिए लड़ रहा था, अति पिछड़े अनुसूचित जाति के लिए लड़ रहा था। वोट की राजनीति करते हो और कहते हो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात करते हो, तुम्हारी इस्तीफा होनी चाहिए। किसके इशारे पर ये बोली? आपको पुलिस सम्राट के पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने तो कह दिया, सारी बात मैंने कह दिया, और अब दो ही बात मेरा फाइंडिंग है, फाइंडिंग सुन ली। ये इनकाउंटर किया गया या इनकाउंटर किया गया? मैं आप पत्रकार महोदय से, मीडिया से एक निवेदन करूंगा कि इस हत्या को बार बार एनकाउंटर का नाम ना दें। मेरा आपसे निवेदन, आगे से इसे यही कहें कि हत्या कैसे हुई। हत्या सरकार के आदेश के अनुसार उन पुलिसकर्मियों, पुलिस ऑफिसर से की जिनको की कोई अधिकार का नहीं थी, और उनके खिलाफ किसी कारण से सरकार ने आज तक FIR दर्ज नहीं की। एक लॉलीपॉप की जांच की जा रही है, जांच का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें पहले FIR चाहिए। जितने पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे सभी जेल जाने चाहिए, उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन हो, साथ ही जो कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है उनकी बर्खास्तगी नौकरी से, साथ में SP को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कैसे उनने विश्वास कर लिया, या क्या कारण था SP साहब का कि SP साहब के रहते हुए उनके द्वारा इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया। आपने स्वयं वीडियो देखा है, पूरे भारत में चल रहा है, आज पूरे भारत में इसका आक्रोश है। साथ ही ये भी होना चाहिए कि सर्वप्रथम सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय है, उनको अगर वाकई में इस भारत भूषण तिवारी हत्याकांड का कोई दुख है, कोई कॉग्निजेंस उनने लिया है और नहीं लेते, वो पुलिस कर्मियों की सहायता करते हैं, तो निश्चित ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा हम जितने ब्राह्मण हैं सब मिलके, सारे सवर्ण मिलके उन्हें मजबूर कर देंगे कि उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री ज्यादा दिन नहीं रह पाए।
पाएंगे। इस क्राइम को हिंड्रेंस क्राइम के रूप में जुडिशियली किस तरह से फॉलो करेगा आने वाले समय? आने वाले समय में इसमें FIR दर्ज कराई जाएगी, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से दर्ज कराई जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार और सत्ताओं के दबाव में कोई FIR दर्ज नहीं होगी, क्योंकि आज तक न सत्ताओं में न CM के कान पे जूं तक नहीं रह गई और बड़े आराम से सारी मीटिंग्स हो रही है, बड़े आराम से सारे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना का, इस हत्या का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा, जबकि घटना का आक्रोश पूरे भारत में सभी सवर्णों में। कल महापंचायत का आयोजन किया गया, उस महापंचायत में लाखों लोग होंगे और आंदोलन का आगाज किया जाएगा। आज मैं निवेदन करूंगा CM महोदय से कि तुरंत FIR करने का आदेश है, अन्यथा कल हमारा होगा, आज उनके लिए हमने छोड़ दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, इस तरह के मामले में अब तक किसी तरह का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट की SLP 1-2 दिन में सुनवाई में आएगी, उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा और जो एविडेंस अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे है, सारे भारत में देखे जा रहे हैं, विदेशों में देखे जा रहे हैं, वो स्वयं पर्याप्त सबूत है कि किस तरह से भारत भूषण तिवारी की निर्मम हत्या की गई। बल्कि पहले पैर में गोली मारी गई, उसने भारत माता की जय की और गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठाने के बाद गोली मारी गई और CM को इस बात का ज्ञान नहीं था। CM ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए उसे पागल खाने भेजा जा रहा इलाज के लिए, लेकिन जब तक तो उसकी हत्या की जा चुकी थी। इसका आशय ये है कि सारा सत्ता के आदेश, सत्ता के जवाब में उसकी हत्या हुई है, यही मेरा कहना। सोशल मीडिया को एविडेंस मानेगा तो क्यों नहीं माना जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो एप्लीकेशन है, वो एविडेंस है, एप्लीकेबल है, न्यायालय में मानी जाती है। हाथ में पिस्तौल है जी, पिस्तौल से उसने 1-2 गोली भी चलाया है जी, वो भी दिखाई पड़ा जी। पुलिस को गाली दे रहा है, वो भी दिखाई पड़ा जी। पुलिस अत्याधुनिक हथियार के साथ, STF है, पदाधिकारी हैं, चारों तरफ से घेराबंदी की गई है जी। गांव के लोगों को घर में भगा दिया गया है, वहां और कोई प्रत्यक्षदर्शी इनकाउंटर का गवाह नहीं है जी। और चारों तरफ से घेराबंदी करके और संवाद भी चल रहा है जी। लेकिन स्पष्ट रूप से देखने से ही पता चलता है कि पुलिस और भरत तिवारी के बीच दूरी बहुत ज्यादा है जी। पुलिस अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए जी, पुलिस तो प्रशिक्षित है जी, उसे मालूम है इनके हाथ में कट्टा है या पिस्टल है जी। आम आदमी को नहीं पता जी, लेकिन पुलिस का तो एक सिपाही भी इस मामले में ट्रेंड है, उसे मालूम है कि पिस्टल की मारक क्षमता कितनी होती है जी। अधिक से अधिक 30 मीटर तक उसकी मारक क्षमता होती है जी। और आप 200 मीटर पर खड़े हैं जी, तो अगर गोली चला रहा है तब भी आपको कोई खतरा नहीं है। खतरा नहीं है मैं जब कह रहा हूं तो इसका मतलब है जी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो जब चला रहा था आपको लगा कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बाहर का इंपोर्टेड हथियार है और हमारी जान को खतरा है, तो गोली चला रहा था, उस समय गोली चलाते जी। वो गोली चला रहा था, भी गोली चला देते, मारा जाता, तो भी एक बहाना था जी, एक बहाना था। अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ है। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए, अगर रुकिए, अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूं। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा
कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए, समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से इनकी चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, समर्थन कर रहे वहाँ भी करें। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात करने इनको लेकर चलेंगे तो आपको तारीख बिल्कुल 15 दिन बोला है। 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माताजी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे। एक्चुअली क्या है, घटनास्थल में मैं मौजूद नहीं था, हमने अपने जीवन के अंदर हजारों ऑपरेशंस करे हैं सर। एक व्यक्ति जो फेसबुक लाइव के अंदर बात कर रहा है, बात करने के बाद लास्ट में वो बोलता है, भरत तिवारी जी बोलते हैं यार ठीक है सर, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। और वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो भी एक पिस्टल था वो फेंक देते हैं पुलिस वालों के सामने। इसका मतलब उन्होंने वेपन डाल दिया। इस देश का संविधान है सर, अगर एक आतंकवादी भी, एक टेररिस्ट भी अगर सरेंडर करना चाहेगा ना सर, तो उसको सरेंडर करने दिया जाएगा। कसाब को दिया ना सर, इस देश का सबसे बड़े आतंकवादी को भी न्यायपालिका में जाने का मौका दिया। तो बिहार पुलिस ने एक निहत्थे इंसान को पकड़ के उसके ऊपर फायरिंग करी है। मैं कल एक वो भी पढ़ रहा था, शायद यहाँ के SHO का, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था, लेकिन भरत तिवारी ने दोबारा हथियार पकड़ा और हमारे ऊपर फायर किया। लेकिन ये बहुत जल्दी न्यायपालिका में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब भरत तिवारी ने वेपन फेंका है तो वेपन पुलिस वालों से महज 2 कदम दूरी पर है। तो अगर एक पुलिस वाले चाहेंगे तो वेपन को नज़दीक से वो लोग पकड़ लेंगे। भरत तिवारी बहुत दूर है सर। तो ये ऐसा नहीं है कि उनके स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक हत्या है, और दूसरी हत्या ही नहीं है। ये हत्या क्या है, पहले से प्लानिंग है। क्योंकि रात को घर को घेरने का मतलब है एक आदमी को मेंटली परेशान करना। मेरी बात समझे सर, कि एक आदमी को हम मेंटली परेशान करते हैं और वो क्या करेगा, इस तरह की कोई हरकत करेगा कि हम काउंटर जवाब देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर भरत तिवारी जी को मारना ही था तो शायद 3-4 दिन पहले से उनके ऊपर वेपन था, बट उन्होंने किसी भी पुलिस वाले के ऊपर कोई फायर नहीं किया। ठीक है सर। तो मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, जितना भी मुझे एनालाइज हुआ सर, और बहुत जल्दी ये कोर्ट दुनिया को भी पता चलेगा सर। तिवारी के पास कंट्री मेड पिस्टल था। जी सर। आपने बहुत सारे पिस्टल देखो, वेपन देखो, उसकी मारक क्षमता हार्डली 15 से 20 मीटर होती है। लेकिन सर 15 गज सर, 15 गज। पुलिस वाले कम से कम 50 मीटर से दूर पे थे, लेकिन उनका कहना है कि हमारे ऊपर फायरिंग की गई और गोली बोनट पे लगी। ये कितना सच है? नहीं, ये तो झूठ है सर। सर 15 गज लोकल मेड है, शायद मुंगेर या बिहार की बनी होगी। ठीक है सर, यहीं की बनी होगी पिस्टल होगी, लोकल मेड खरीद रखी है। ज्यादा पुलिस वालों के पास थी, ऑटोमेटिक वेपन है। उस पिस्टल का मार कितना दूर नहीं है सर। ठीक है। और वो क्लियर नजर आ रहा है कि भरत तिवारी जो भी फायर कर रहा है वो ग्राउंड लेवल पर फायर मार रहा है, जानबूझकर सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी और करने के लिए। तो हत्या ही है, और बहुत जल्दी दुनिया को भी एविडेंस मिल जाएगा सर। बॉडी के मुताबिक जी सर, इस घटना को किस तरह से रॉ देख रही है? सर देखिए, ये RNW का तो ये नहीं है इसमें काम। मैंने एजेंसी छोड़ चुका हूँ मैं, है ना सर, मैं तो छोड़ चुका हूँ सर। तो ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस सीधे है कि सर एक आदमी की हत्या हुई है, बस क्लियर चीज़ है सर, जिसको एक एनकाउंटर बताने की कोशिश की जा रही है। बस स्पेसिफिक पार्ट में 5-5 गोलियां मारना और उसके बाद 1 घंटे बाद उसको अस्पताल में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से 20 मिनट के वीडियो में बताया पूरे हत्या को, कि कैसे पुलिस वालों ने 4 गोलियां मारी। पुलिस वालों को पता था कि जब तक हम पहुंचेंगे शरीर का सारा ब्लड निकल जाएगा। उनका एक ही काम था कि मेन शायद पटना हॉस्पिटल तक पहुंचने तक बॉडी का सारा ब्लड निकल जाए। नहीं तो इस देश के अंदर मैं ऐसे उदाहरण बताऊंगा जहाँ पर लोगों को 20-20 गोलियां लगी हैं लेकिन आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि सही टाइम पर इलाज। तो बिहार पुलिस जो थी, उनका मकसद था पहले नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाना। उनको पता था यहाँ कोई इलाज नहीं होगा, सिर्फ टाइम को क्या करना, ख़त्म करना। उसके बाद आरा के हॉस्पिटल में लेके जाना, ब्लड को निकलने देना। लास्ट में जब उनको पता है कि आप शरीर में जान नहीं है, 3-3.5 लीटर ब्लड निकल चुका है, आप हॉस्पिटल लेके चले जाओ सर। ऑपरेशंस में कुख्यात मिलिटेंट्स को भी कब्जे में लेने के लिए 1 गोली परफेक्ट हो गई। 5 गोली मारना बिल्कुल तयशुदा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लानिंग है सर, दिखाई दे रहा है वो। तो मेरे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा भारत की युवा तैयार रही है पूरा संगठन बनाने के लिए। नहीं, बिल्कुल दोस्त, मैं आपसे यही चीज कहूंगा, आप लोगों के माध्यम से आप आवाज उठाओ। फिर मैं आपसे कहता हूँ, आप वेपन नहीं उठाना जीवन के अंदर। अगर आपने हथियार उठाया तो आपके 1000 अच्छाइयाँ दोबारा खत्म हो जाएंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कल अगर आपने वेपन उठाया, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप मेरे भाई क्यों ना हो,
तब भी मुझे आपके अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपने वेपन उठाया यार दोस्त। कल के महापंचायत में आप हैं यहाँ पे? सर मैं तो कल के महापंचायत में नहीं हूँ सवाल सर। ले लेता हूँ आपसे। जी आपने सर। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से सब कुछ डाला, प्रॉ की नौकरी छोड़ चुके हैं। जी सर। अब इस परिवार को जस्टिस दिखाने के लिए, दिलाने के लिए लकी विश क्या कुछ? सर मैं तो यहाँ आया हूँ ना सर, आया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जीवन में, सर देखो सिंपैथी में वहां से भी दिखा सकता हूँ सर। अगर आया हूँ तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, शायद यहाँ की लोकल मीडिया से, कि जिस दिन यहाँ पर FIR दर्ज हो जाएगी उस दिन न्याय मिल जाएगा सर। मैं उस दिन दोबारा आऊंगा और बोलूंगा देखो न्याय मिल गया सर। बस थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा शुभ नाम अनूप त्रिपाठी हुआ। मैं बिहार में भी उपस्थित नहीं हूं और मैं अभी दिल्ली में हूं। और वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि जिस तरीके से भोजपुर जिला शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत बिलौटी गांव के निवासी शहीद वीर भरत तिवारी समाज का मुद्दा यही था कि जिस तरीके से जवनिया गांव में बाढ़ आया था, तमाम नेता आए वहां पे वादा किए कि इस गांव में सुधार होना चाहिए, बाढ़ के प्रभाव को रोकना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, चुनावी मुद्दा केवल मुद्दा ही रहा और उस चीज़ को पूरा नहीं किया गया। और गांव और समाज का आवाज़ बने भरत तिवारी का हथियार समर्पण के बाद भी क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। उसके समकक्ष जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय अभिभावक और बड़े भाई श्री प्रशांत किशोर जी कल बिलौटी आप लोग के पास पहुंच रहे हैं। वहां पे स्वर्ण समाज का एक बैठक भी है जहां पे इस चीज़ पे विचार किया जाएगा। बात स्वर्ण समाज का नहीं है। यदि मुद्दा समाज का है तो समाज में सारे लोग आते हैं, हर समाज, जाति, वर्ण के लोग, हर धर्म के लोग आते हैं। लेकिन इकलौता भरत तिवारी जिस तरीके से आवाज़ समाज के मांगों को बुलंदियों से मांगता रहा, उसका खामियाजा जिस तरीके से उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा, मैं उनके माँ बाप के साथ हृदय से, मैं उनके दुख में, इस दुख के घड़ी में मैं उनके साथ हूँ। जिस तरीके से उनके माता जी पे जो गुजर रहा है, जो उनके पिताजी पे गुजर रहा है, ये हमेशा मेरे आँखों को नम कर देता है, आँख में आंसू आ जाता है। ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो जिम्मेवारी श्री सम्राट चौधरी जी, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास करके जिस तरीके से बिहार वासी NDA को 202 का बहुमत पहुँचाए, इस दिन को देखने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं पहुँचाया गया था। चुनावी मुद्दा को पूरा करना उन नेताओं का काम है जो आके ग्रामीणों से, शहर के लोगों से चुनावी मुद्दा पे बात किए हैं और उस पर उन्होंने एक चीज़ का विश्वास दिलवाया, जो विश्वास मत उन्होंने पाया कि भाई आपके गांव का, आपके शहर का, आपके मोहल्ले का हर जिम्मेवारी हम लेते हैं, उसके बावजूद क्यों हत्या हुआ। ये एक सवाल जो है बहुत ही गंभीर है। यदि जो हत्या किया है उन हत्यारों को क्या मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। एक सही जांच होना चाहिए, क्या भरत तिवारी कभी इसके पहले जो है किसी गलत गतिविधि में शामिल था या नहीं था भाई। लेकिन जो समाज का आवाज़ बने, जो मुद्दा को उठाए, जो सामाजिक बातों को रखे आपके सामने, उसका हत्या नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा हृदय मेरा बहुत दुखी है और समय रात का 10 साढ़े 10 हो रहा है। मैं अभी काम से लौटा हूँ और मैं सोचा कि भाई इस वीडियो को बना के या लोगों के पास पहुँचाया जाए कि जिस तरीके से ये घटना हुआ है, ये बहुत ही अप्रिय घटना है। इस घटना का निंदा होना चाहिए और समाज में ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और भरत तिवारी जैसे लोग सीरियसली बिहार के लिए जय बिहार, जय जय बिहार। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। हृदय से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा आप सभी बिहार वासियों का कि आप कंधे से कंधे मिलाकर आप मजबूती से सत्य का साथ दें और गलत को गलत और सही को सही सीना ठोक के बोल पाए, ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। सभी को नमस्कार करता हूँ, एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका हौसला हमारे आवाज़ को मजबूत करता है। इस आवाज़ को कम से कम जो है आप खामोश ना होने दें। जय बिहार, जय जय बिहार। सभी को जय श्री राम। तो देख सकते हैं अभी मौजूद हैं उसी बिलौटी गांव में जहां पे भरत भूषण तिवारी का हत्या हुआ था और देख सकते हैं कि भरत भूषण तिवारी का
ये इनकाउंटर नहीं बल्कि अब हत्या का रूप दे दिया गया है। सभी लोगों का कहना है कि ये भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुआ है। तो देख सकते हैं कि गौ रक्षक दक्ष चौधरी भी जो कि गौ रक्षक है, पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, गौ रक्षक करते हैं। और देख सकते हैं कि दक्ष चौधरी आज भरत भूषण तिवारी को, परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज बेलौटी पहुंचे हुए। देख सकते हैं कि आज आपको बता दें कि पूरे भारत से हजारों हजार की संख्या में जो लोग हैं इस बेलौटी गांव में पहुंचे हुए हैं कि और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का मांग उठ रहा है और कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके फांसी की सजा होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि सभा सह महापंचायत का आयोजन किया गया है। भरत भूषण तिवारी जो कि न्याय की लड़ाई लड़ते थे गरीब गुरबा के लिए, और लोग कहते हैं कि भरत भूषण तिवारी सिर्फ ऊंची जाति के थे, इसीलिए इतना मतलब लोग समाज के जो लोग हैं लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि भरत भूषण तिवारी के साथ जो है आज ब्राह्मण समाज के ही लोग नहीं बल्कि दलित समाज के भी लोग हैं। सब 36 जातियां जो है आज भरत भूषण तिवारी के साथ खड़ी हुई है। देख सकते हैं कि भरत भूषण तिवारी के आज सपोर्ट में उतरे हुए हैं। दक्ष चौधरी भी आज गाजियाबाद से पहुंचे हुए हैं। भरत भूषण तिवारी का आज पूरे भारत से आज लोग जो हैं, भारत के कोने कोने से लोग जो हैं आज इस शाहपुर के बेलौटी गांव में पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि कोई ऐसी नेशनल मीडिया नहीं है जो कि यहाँ पे नहीं पहुंचे। जी न्यूज, आज तक, एपीबी, सारी जो मीडिया कर्मी हैं अपना अपना मीडिया हाउस लेके आज इस महापंचायत में सम्मिलित होने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि मुन्ना तिवारी हो या फिर कई सारे जो नेता, राजनेता, सभी लोग जो है आज इस भरत भूषण तिवारी के न्याय में लड़ाई लड़ने के लिए शामिल हुए हैं। देख सकते हैं कि महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में पूरे भारत के जो समाज सेवी हैं, प्रबुद्ध जन हैं, वो लोग आज इस न्याय की लड़ाई में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हुए थे। देख सकते हैं दक्ष चौधरी की जो टीम है वो भी इस न्याय की लड़ाई में, क्योंकि दक्ष चौधरी हमेशा जाने जाते हैं कि न्याय की लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं। दक्ष चौधरी गौ सेवा की बात हो या समाज सेवा की बात हो, यहाँ पे जो गौ रक्षक हैं दक्ष चौधरी, उनकी जो भूमिका होती है समय समय सा बढ़ चढ़ कर होती है। देख सकते हैं कि मुन्ना तिवारी जो कि बक्सर के कांग्रेस नेता सा, बक्सर के पूरे विधायक है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो और दुश्मनों की ये राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो और बेईमानों की ये राज बदल दो, इनका नारा है। कि यहाँ के जो पंचायत लगाया गया है इसमें मुख्य मांग है कि जो भरत तिवारी के परिजन हैं उनको 1 करोड़ रुपया और शहीद का दर्जा राज्य सरकार
जो है जगह प्रशांत किशोर जी जो अपने जा चुके हैं। सभी लोग अपनी गाड़ी जो है साइड कर लेंगे। प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। सकते हैं कि जन सुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर भी इस महापंचायत में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर भी इस महापंचायत में इतना भीड़ है कि अब भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भरत भूषण तिवारी के लिए क्रांतिकारी युवा के लिए लोगों में इज्जत किस कदर है। देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर सहित कई सारे लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि काफी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। भरत भूषण तिवारी अपराधी थे या सामाजिक कार्यकर्ता, यह फैसला जांच और अदालत करेगी, लेकिन एक बात तय है, उनकी मौत ने बिहार को झकझोर कर रख दिया है। आज बिहार का एक बड़ा वर्ग उन्हें संघर्ष और विरोध की आवाज के रूप में देख रहा है। कई लोग उन्हें अपने दौर का भगत सिंह कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोग निष्पक्ष जांच और सच सामने आने की मांग कर रहे हैं। अब पूरा बिहार, पूरा देश और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे एक परिवार सिर्फ एक जवाब चाहता है, सच क्या है और आखिर भरत भूषण तिवारी की मौत का जिम्मेदार कौन है।
इस सवाल का जवाब अब जांच अदालत और आने वाली रिपोर्ट में ही मिलेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर फॉलो जरूर करें।